नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक और नई भर्ती के बारे में। ये जो वैकेंसी नई है वो रहने वाली है आरपीएससी एपीओ की। एपीओ मतलब असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की ये भर्ती है वो रहने वाली है। टोटल 371 पद, जो कि बहुत अच्छे पद है वो माने जा सकते हैं इसके, उस पर ये वैकेंसी निकली हुई है। तो हम इसी के बारे में डिटेल डिस्कशन है वो करने वाले हैं कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, हर एक पहलू के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो सेशन को आपको लास्ट तक देखना है। तो चलो शुरू करें। सबसे पहले ये देखो, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग मतलब आरपीएससी ने ये नोटिफिकेशन है वो जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि यहां पर आप देखोगे, यहाँ पर लिखा हुआ आपके कि सहायक अभियोजन अधिकारी मतलब असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के 371 पदों पर यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन है। उसके लिए यहाँ पर ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर जारी किया गया है। और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ पर देखें तो देखो, टोटल 371 पद है। पे लेवल L11 की ये जॉब है वो रहने वाली है, मतलब एक शानदार सरकारी नौकरी रहेगी। कोई भी इसमें एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई है वो कर सकते हो। 1 या 2 साल के अनुभव की कोई भी इस बार शर्त है वो यहाँ पर नहीं रखी गई है। फिर बात करें कि बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन की भी इस बार जरूरत नहीं है, कि यदि आपके पास में बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 371 पद है, आपको कोई अनुभव की इसमें कोई भी जरूरत नहीं है। बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखो, आगे यहां पर बात करें कि आपके पास में नॉर्मली चीजें होनी क्या चाहिए। आपके पास में यदि नॉर्मली आपने एलएलबी किया हुआ है, आपने नॉर्मली एलएलबी किया हुआ है, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपने एलएलबी किया हुआ है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर देखो, ये डिटेल नोटिफिकेशन है, मैं आपको दिखा भी दूं नोटिफिकेशन, ये रहा नोटिफिकेशन। ठीक है, ये डिटेल नोटिफिकेशन है जो कि आपके लिए जारी किया गया है। ये देखो, ये नोटिफिकेशन है। और आप यहां पर आओगे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इसको। देखो, यहां पर आप देखोगे अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता डिग्री इन लॉ और इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब आपके पास में एलएलबी की डिग्री है वो होनी चाहिए। और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी और देवनागरी का आपके पास में अनुभव है, मतलब सबको आती है। यदि राजस्थान से है तो हिंदी और राजस्थानी का थोड़ा बहुत अनुभव तो है, बाकी एग्जाम में ऐसी चीजें पूछी नहीं जाने वाली। ये इसलिए लिखा हुआ रहता है क्योंकि आपका जो वर्क प्लेस है वो राजस्थानी रहने वाला है। तो ये राजस्थानी, मान लो आपको हिंदी बोलना नहीं आता या राजस्थानी बोलना नहीं आती, तो फिर आप इसमें अप्लाई है वो नहीं हो पाओगे। तो ये तो सब में ही। बाकी आपके पास में डिग्री इन लॉ है, प्रोफेशनल और इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स है वो आपके पास में होना चाहिए। बाकी हम यहां पर और बात करें, पे मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पे ग्रेड 4200 पे ग्रेड की ये जॉब है वो रहने वाली है। और यहाँ पर 2 साल का आपका प्रोविजन पीरियड रहेगा जिसमें आपको फिक्स पैसा है वो मिलने वाला है। अब देखो आगे यहाँ पर हम बात करें, आगे यहाँ पर बात करते हैं अपन, इसको बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ पर बात करें कि साहब आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो 21 से 40 साल के जो है वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 21 साल कब उनकी उम्र होनी चाहिए, तो 1 जनवरी 2027 को उनकी उम्र है वो 21 साल की हो जानी चाहिए, है ना। गूगल पर सर्च करके बोलना कि मेरी उम्र ये है और मैं 1 जनवरी 2027 को मेरी उम्र कितनी हो जाएगी, वो आपको बता देगा कि आप 21 प्लस हो या नहीं हो। ठीक है, प्लस जो 40 से ज्यादा है वो भी, जैसे हम बात करें इसमें आपको रिजर्वेशन मिलता है और रिजर्वेशन में आपको फायदा मिलता है। जैसे कि कोई महिला है तो उसको 5 साल की छूट मिलेगी। यदि सामान्य वर्ग की महिला से आती है तो उसको 5 साल की छूट मिलेगी, मतलब वो 45 साल तक अप्लाई कर सकती है। यदि एसटी, एससी, एमबीसी, ओबीसी इससे आते हैं तो 10 साल उनको और प्रॉफिट मिलेगा, मतलब वो 50 साल तक अप्लाई है वो कर सकते हैं। बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर जो बच्चे पूछते हैं कि सर मैं एलएलबी के फाइनल ईयर में हूं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं क्या या कर सकती हूं क्या, तो उनके लिए देखना, यदि आपके पास में एलएलबी की डिग्री है और आप इसमें योग्य हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके पास में देखो, जो स्टूडेंट अपेयरिंग में है उनके बारे में बात करें तो उनके लिए ये है कि या आपने 7 जुलाई को आपके फॉर्म है वो भरने की डेट रहने वाली है। तो 7 जुलाई से पहले पहले आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। यदि आपके पास में डिग्री है तो आप योग्य हैं, यदि आपके पास में डिग्री नहीं है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है, ये ध्यान रखना है। मतलब जिस दिन फॉर्म भरा जाएगा, जिस दिन फॉर्म भरा जाएगा उस दिन आपके पास में अपनी जो डिग्री है वो हाथ में होनी चाहिए। समझ गए। अब बात करते हैं सर फॉर्म कब भरे जाने वाले हैं। तो 8 जून को शुरू होंगे। 8 जून से आप अप्लाई कर सकते हो, 7 जुलाई तक रात 12 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 17 जुलाई को यहाँ पर ये जो विंडो है, करेक्शन विंडो है वो खुलने वाली है, जिसमें यदि कोई गलती हो जाती है, कोई करेक्शन करना है तो आप करेक्शन कर सकते हो। और 22 सितंबर को आपका एग्जाम है
वो होने वाला है 22 सितंबर 2026 को आपका एग्जाम होगा। कौन सा वाला? प्री एग्जाम, है ना। इसमें प्री है, मेंस है, लेकिन इंटरव्यू नहीं है, ये नहीं है, ये ध्यान रखना है। फाइनल चरण नहीं है, इसमें आपके प्री एग्जाम होगा और प्री एग्जाम है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब जो आपकी मेरिट बनेगी उसमें प्री के नंबर है वो नहीं जुड़ने वाले हैं। फिर मेंस एग्जाम होगा और मेंस एग्जाम है वो सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों फॉर्मेट में होगा और 100% मेरिट है वो यहीं से बनने वाली है, मतलब आपके चयन का आपके अंतिम चयन पूरी तरह से इस पर ही डिपेंड करता है कि आपने मेंस में कितना अच्छा स्कोर है वो किया है। प्री सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। अब यहाँ पर हम बात करें कि सर इसमें क्या क्या सिलेबस रहता है, कैसे कैसे चीजें हैं वो रहती है, तो यहाँ पर देखो आगे बात करते हैं। इस पर आपके जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है, मैंने आपको ये बता ही दिया है। देखो देखे, है ना, ये देखो 6 जून से 7 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए, देखो यहाँ पर हम बात करें पहले प्री एग्जाम के बारे में, तो देखो जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसकी उसमें बात करें तो 70% जो है, यहाँ पर 70% वेटेज है वो तो किसका रहने वाला है, आपके जो लॉ के जो सब्जेक्ट है उनका रहने वाला है, और 30% वेटेज है वो किसका रहेगा, आपके हिंदी और इंग्लिश का रहने वाला है। मतलब जो प्री एग्जाम होगा, है ना, प्री एग्जाम होगा उसमें क्या होगा, 70% वेटेज तो किसका रहेगा, 70% वेटेज तो लो का रहने वाला है और 30% वेटेज है वो हिंदी और इंग्लिश का रहने वाला है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझना। अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा इस चीज को और भी देखें। ये देखिए, तो आपका प्री एग्जाम होगा 70% तो लो पूछा जाने वाला है, ठीक है। 30% वेटेज है वो किसका रहेगा, हिंदी और इंग्लिश का है वो रहने वाला है। और यहाँ पर हर जो कैंडिडेट है, हर कैंडिडेट को यहाँ पर लो से रिलेटेड चीजें आती है क्योंकि आप पढ़ते हो, प्रैक्टिस करते हो, लेकिन यहाँ पर हिंदी इंग्लिश है वो आपके लिए बड़ा चैलेंज रहने वाला, तो इसको आपको बहुत अच्छे से कवर है वो करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर पुराना और नया क्रिमिनल लॉ दोनों आपको पढ़ना होगा, जिसमें आपके पुराने जो कानून है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, वो आपको पढ़ना है। साथ ही नए जो कानून है, बीएनएस है, बीएनएसएस है, ठीक है, बीएसए है, ये आपको अच्छे से है वो पढ़ना है। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो आपका जो मेंस एग्जाम होने वाला है, इसके बाद में यदि आप इसको क्वालिफाई कर देते हो तो यहाँ पर आपका मेंस एग्जाम होगा। और मेंस में देखो आप, मेंस में है वो आपकी क्या क्या चीजें पूछे जाने वाली है, मैं यहाँ पर बता दूं आपको। फर्स्ट पेपर है वो लो का होगा, 300 नंबर का रहने वाला, 3 घंटे का आपको टाइम है वो मिलने वाला है। पहला पेपर किसका होगा, लो का। कितना टाइम मिलेगा आपको, 3 घंटे। कितने नंबर का, 300 नंबर का। उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश है वो आपके 100 नंबर का टोटल होने वाला है, मतलब 50-50 नंबर का रहेगा, हिंदी 50 की और 50 इंग्लिश, और 2 घंटे का आपको टाइम है वो रहने वाला है। हम बात करें कि आपके हर पेपर में, ईच पेपर में 40% मार्क्स है वो मिनिमम आने चाहिए, तभी आप इसको क्वालिफाई है वो कर पाओगे, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन भी, 5% रिलैक्सेशन है वो भी दिया जाएगा, जो एसटी कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन है वो भी मिलने वाला है। आगे देखो, अब यहाँ पर पेपर 1 में लो में क्या क्या है, तो मैंने बताया था आपके इंडियन पेनल कोड है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, यहाँ पर बीएनएस है, बीएसए है, बीएनएसएस है आपके, है ना। उसके बाद में यहाँ पर देखो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो प्रोटेक्शन अथॉरिटीज एक्ट है वो आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस है वो आपसे पूछा जाने वाला है। जुवेनाइल जस्टिस है एक्ट है वो वहां से क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। द प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है ये आएगा। आर्म्स एक्ट आएंगे। देखो ये राजस्थान से रिलेटेड चीजें रहने वाली है, यहाँ पर मैंने बताई भी है। देखो यहाँ पर एसटी एक्ट पोक्सो, है ना, जुवेनाइल, और आपके हम बात करें ये प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है वो पूछा जाने वाला है। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में आर्म्स एक्ट पूछा जाएगा, राजस्थान एक्साइज एक्ट है पूछा जाने वाला है, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट है वो आपसे पूछा जाने वाला है। तो यहाँ से क्वेश्चन है वो आपके मेंस में अच्छे खासे हैं वो बनेंगे, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में जनरल हिंदी और इंग्लिश है, उसमें आपके डिटेल सिलेबस नहीं दिया हुआ कि कौन कौन से टॉपिक, बाकी सारे लगभग टॉपिक जो आते हैं एग्जाम में, जो आरपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है उनमें जो चीजें पूछी जाती है वो सारी ही पूछी जाने वाली है। लेकिन आपको यहाँ पर ये जो देखो ये 14 टोटल जो एक्ट्स है वो आपसे पूछे जाने वाले हैं। कौन कौन से, मैं फिर बता रहा हूं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। द इंडियन पिनल कोड पढ़ना है आपको, है ना। यहाँ पर एविडेंस एक्ट एविडेंस एक्ट आपको अच्छे से पढ़ना है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। आपके बीएनएस बीएसए है, बीएनएसएस है। यहाँ पर हम बात करें एसटी एससी जो एक्ट है वो आपको पढ़ना है। यहाँ पर जो
पोक्सो आपको पढ़ना है, जुवेनाइल जस्टिस वाला पढ़ना है, ये सारे आपको पढ़ने होंगे। उसके साथ में राजस्थान के संदर्भ की बात करें, मतलब राजस्थान की फोकस करते हुए, तो आपको आर्म्स एक्ट पढ़ना है, राजस्थान एक्साइज एक्ट पढ़ना है आपको, यहाँ पर राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट है उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन यहाँ पर जो एक्ट है 2022 वाला वो भी आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ना होगा, यहीं से आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले हैं। और आपके पास में ठीक ठाक टाइम भी हम कह सकते हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो हमने देखा कि सितंबर में आपका एग्जाम है वो होने वाला है, तो अच्छा मौका है आपके पास में, बढ़िया से आप पढ़ सकते हो। दूसरी बात यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ पर आपको जो पांचवा गोला है उसका ध्यान रखना है। जैसे आपको जब आप ओमार शीट भरते हो तो आप यदि आपको ऑप्शन नंबर ए सही लगता है तो आप 1 भर देते हो, बी सही लगता है तो 2 भर देते हो, सी सही लगता है तो 3 भर देते हो, और डी सही लगता है तो 4 भर देते हो। यदि आपको कोई सा भी सही नहीं आता तो आप छोड़ देते हो, लेकिन इस बार छोड़ना नहीं है। यदि आपको नहीं आ रहा है तो आपको पांचवा गोला है, पांचवा जो बबल है उसको अच्छे तरीके से आपको फिल है वो करना होगा। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी मैंने सारी चीजें बताई दी है, लेकिन फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। दूसरी बात, जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि राजस्थान में CET 10+2 और ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक फ्री सेमिनार रखा गया है, और ये जो फ्री सेमिनार है वो 8 जून को होने वाला है सुबह 9:15 पर। और यहाँ पर उसके साथ ही लाइव फ्रॉम क्लासरूम और रिकॉर्डेड कोर्स है वो भी शुरू हो रहे हैं, जिसमें आपको राजस्थान की सबसे बेहतरीन फैकल्टी है वो पढ़ाने वाली है। तो ये आपके पास में अच्छा मौका है, CET से आप राजस्थान के आप सभी एग्जाम हैं उसका एग्जाम की तैयारी है वो कर सकते हैं। तो ये अच्छा मौका है, इसको यूटिलाइज है वो आपको करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।